अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई साहब, ठीक है? अच्छा, तो हम थे फाइव स्टोर पे और आज हम देख रहे थे फाइव स्टोर को रियल टाइम हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो हाँ भाई, कौन बता रहा था रियल टाइम के बारे में? बगैर रिलोड करे डेटा जो है वो हमारे डॉम पे रेंडर हो जाए, ठीक है? अगर डेटा में कोई अपडेशन आती है, ठीक है? ऐसे ही इस चीज़ को हम रियल टाइम बोलते हैं। जैसे फेसबुक में आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है? आप कोई रीलोड वगैरह नहीं करते। फेसबुक वेब खोलने वेब की बात कर रहा हूँ, समझे? मैं किसी का कोई मैसेज आ गया तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, डायरेक्टली वो मैसेज आपके सामने खुल जाता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसको हम रियल टाइम बोलते हैं, ठीक है? और इसके लिए ना, इसका जो सही वाला जो तरीका है ना, वो होता है वेब सॉकेट के थ्रू, ठीक है? जिस तरह एपीआई होती है ना, एपीआई फैच वगैरह करना आपने सीखा, पोस्ट वगैरह, उसमें फैच के मेथड देख लिए, एचटीटीपी कौन से थे, ठीक है ना? तो इसी तरह एपीआई की तरह एक वेब सॉकेट होता है, उससे ये सारा काम हो रहा होता है। लेकिन वो कैसे होता है वो आगे की कहानी है। फायरबेस इसके लिए हमें लिसनर्स देता है, अपने ना फंक्शंस देता है लिसनर, जो कि आप एक बार चलाते हैं तो वो लिसनर एक्टिवेट हो जाता है और वो डेटाबेस को कंटिन्यूसली वॉच करता रहता है, ठीक है ना? कि भाई कब इसमें कोई चेंज आए और यहाँ में डॉम को बताऊं, ठीक है ना? डॉम को नहीं बताऊं, मतलब जावास्क्रिप्ट में बताऊं, और डॉम को आप बताते हैं खुद, ठीक है ना? तो लिसनर जो है ना डेटाबेस को देखता रहता है। तो फायरबेस वाला रियल टाइम में और उसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? तो हम ये करते हैं कि कुछ थोड़ा बनाते हैं, टू डू ऐप टाइप कुछ बना देते हैं ताकि हमें रियल टाइम का थोड़ा पता चल सके, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें हटाते हैं और हम एक सेटअप करते हैं टू डू ऐप, ठीक है ना? इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा एक इनपुट और एक इसमें होगा बटन ऐड का, ठीक है ना? इसको आईडी दे दी ऐड टू डू। जो भी हम इस इनपुट में लिखेंगे वो यहाँ पे इस तरह एल के अंदर शो हो रहा होगा, ठीक है ना? तो इसको आईडी दे देते हैं लिस्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, app.js में आकर बटन पे एक लिसनर लगाते हैं ऐड टू डू के, ठीक है? ऐसे ही होगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी किया और उस पर ऐड एलिमेंट लिसनर क्लिक लगा दिया और उस पर हम ऐड टू डू का ऐड का फंक्शन कॉल कर देते हैं, क्योंकि ऐड टू डू बटन की आईडी भी, तो इस वजह से, ठीक है ना? फंक्शन बन गया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले टू डू का जो हमने इनपुट बनाया है उसको गेट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू, और कैसे मिलेगी हमें वैल्यू, टू डू डॉट वैल्यू, ठीक है ना? ऐड इवेंट लिस्टनर बोल रहा है कि भाई नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, सारे हमने हटा दिए तो ऊपर वाले कोड को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने वहाँ से बटन वगैरह रिमूव कर दिया और उसको ऐड इवेंट लिस्टनर नहीं मिल रहा, बटन ही नहीं मिल रहा, तो बोल रहा है मैं किस पे लगाऊँ ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है? यहाँ से कोई भी हमने वैल्यू दी और ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना? इस वैल्यू को सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम गेट करेंगे अपनी लिस्ट
ठीक है ना भाई। और हम सिंपल इसको बोल सकते हैं भाई लिस्ट डॉट इनर HTML में आप क्या करो, एक li डालो और li के अंदर टू डू डॉट, ठीक है। तो ये तो सिंपल हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बना लिया, ठीक है। अब फायरबेस पे इसको लेके जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है तो इस वजह से मैं सिर्फ ऐड वगैरह करवा रहा हूँ। अच्छा, अब फायरबेस से कैसे होगा भाई, फाइल स्टोर हमने यूज़ किया था, नया प्रोजेक्ट बना लिया था बैच 11 के नेम से। और अच्छा, सबसे पहले हम बात करें तो डेटाबेस के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हाँ भाई, कलेक्शन किस नेम से बना है, टू डूज कर दें, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, ऑटो जनरेटेड आईडी होगी, ठीक है ना, क्योंकि टू डू मल्टीपल होंगे हमारे पास, एक आईडी जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास टू डू दे दें या इसको टाइटल या लेबल जो भी हम दे सकते हैं, तो टू डू, और इसमें आ जाएगी हमारे पास टू डू की वैल्यू। तो ये डेटाबेस का इसका स्ट्रक्चर होगा, सेट है ना। इसको कर देते हैं डिलीट। अच्छा, अब हमें रियल टाइम गेट कर, अच्छा ऐड करते वक्त तो वो एक ही मेथड होता है, गेट करने में फ़र्क होता है। हाँ भाई, रियल टाइम गेट करना है या फिर नॉर्मल करना है। ऐड आप वैसे ही करेंगे, तो ऐड के लिए हमारे पास क्या था, दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक कलेक्शन और ऐड डॉग। ऐड डॉग हमने इंपोर्ट नहीं किया था, लास्ट किया था ना। नहीं किया था, चलो कर लेते, ठीक है भाई। तो एक हमें चाहिए होगी कलेक्शन, ऐसा ही है, और एक चाहिए होगा ऐड डॉग। दोनों को कर दिया यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है ना। नहीं तो हम यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं कि भाई कौन से मेथड थे। बिल्ड फाइल स्टोर, और अब हमें जाना है ऐड डेटा में, ऐड एंड मैनेज डेटा, ऐड डेटा, ठीक है। ये है सेट डॉग, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास यूनिक आईडी होगी, ठीक है। जैसे यूज़र सेव करवाते वक्त, यूज़र साइन अप होता है तो उसकी यूआईडी होती है, तो डॉग हम जब बना सकते हैं कि जब हमारे पास आईडी हो। अगर हमें आईडी नहीं पता तो हम कलेक्शन बनाते हैं और आईडी ऑटो जनरेट हो जाती है ऐड डॉग के मेथड के थ्रू, ठीक है ना। ये आ गया भाई ऐड डॉग, तो कलेक्शन और ऐड डॉग, कलेक्शन और ऐड डॉग दोनों मेथड को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, कलेक्शन और ऐड डॉग। अच्छा, अब सबसे पहले आप बनाएंगे कलेक्शन, इसको हम ना रेफरेंस भी बोल सकते हैं कि भाई ये रेफरेंस है हमारा। कलेक्शन हमसे दो चीज़ें लेते हैं, डीबी और दूसरे में कलेक्शन का नाम, ठीक है ना। अब हमारे पास ऐड डॉग का मेथड है जो अब से हमसे ये भी दो चीज़ें लेगा, पहले में रेफरेंस जो आपने कलेक्शन बनाई है और दूसरे में डेटा। तो डेटा हम इसको ये ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि टू डू बनाओ और उसके अंदर टू डू डॉट वैल्यू डाल दो, सेट है। अच्छा, एक काम करते हैं, जो मेथड्स मैं आपको बता रहा था उनमें से एक मेथड यूज़ भी कर लेते हैं, इंक्रीमेंट वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। कि भाई मैं बोलूँ हर टू डू की एक आईडी बनेगी, हर टू डू की आईडी बनेगी जो कि एक सीरियल होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कौन सा वाला मेथड, इंक्रीमेंट वाला। फायरबेस से हमें एक मेथड मिलता है इंक्रीमेंट, स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट, और
ये हमने यहाँ से किया इसको एक्सपोर्ट। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता भाई, ये हमने क्या किया हुआ है, फायरबेस का अलग फाइल में सेटअप किया हुआ है, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहीं पर ही एक्सपोर्ट होती हैं फायरबेस की, और फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे सारी हमने मेथड कॉल करे हुए हैं, और यहाँ से जो चीज़ हमें app.js में चाहिए उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। सेट है ना। इंक्रीमेंट का मेथड यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट। एक काम करते हैं, बार बार हमें ऊपर जाना पड़ता है, तो इसको उठाते हैं और ले आते हैं डायरेक्ट नीचे, ठीक है ना। इंक्रीमेंट का मेथड आ गया, और यहाँ पे टू डू सेव करवाते वक्त मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई जब जब टू डू हो एक इंक्रीमेंट उसमें करते रहना। तो शुरू में डालेगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसा ना खुद चलाता रहेगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये वाला जो है मेथड एसिंक्रोनस था, तो इसको हम इस तरह अवेट लगा सकते हैं ऐसा ही, और उसके बाद हम इसको पहले ऊपर ले आए कि भाई यूआई पे शो हो जाए पहले, या इसको हम बाद में मैनेज करते हैं। इसको हटाते हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि भाई टू डू एडिट, और टू डू की वैल्यू को हम कर देते हैं एम्प्टी। सेट है। चलो भाई चलाते हैं। मैंने लिखा भाई हेलो, ऐड किया, टू डू एडिट, ठीक है। थोड़ा लोडर शोडर दिखाना होगा, ठीक है ना। फाइल स्टोर में आके देखा रीलोड करके, तो भाई टू डूज की एक कलेक्शन बन गई। उसके अंदर एक ऑटो जनरेटेड आईडी होगी जो कि ऐड डॉग ने मेथड ने बनाई, और अंदर जो आईडी हमने बनाई थी ये कौन सी थी, सीरियल वाली। ये वाला मेथड फायरबेस खुद देता है इंक्रीमेंट का, ठीक है। आप जो है ना डेटा ऐड जब भी कर रहे हो ना तो इंक्रीमेंट लगा दो। तो इंक्रीमेंट मेथड क्या करेगा, लास्ट डॉक्यूमेंट देखेगा कौन सा ऐड हुआ है। तो अभी लास्ट कौन सा ऐड हुआ है, ये वाला खुद देखेगा, आपको कुछ नहीं करना। तो लास्ट वाले की आईडी थी 1, लास्ट वाले में वैल्यू पड़ी हुई थी 1, और आपने जब एक और डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो उसमें आपने इंक्रीमेंट और 1 लिख दिया। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू 1 और ये वाली 1 उसमें इंक्रीमेंट करके नए वाले डॉक्यूमेंट में ऐड कर देगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये फायरबेस की ना। ये वैसे बड़ी मुश्किल से मैनेज होती है अगर करना हो ना। तो अभी तो टू डू में ऐसी मैंने करके दिखा दी कि हाँ भाई देख लेते हैं थोड़ा। वैसे अगर आप फॉर एग्जांपल बच्चों के रोल नंबर बना रहे हैं, ऑर्डर आईडी बना रहे हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फायरबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ना डुप्लीकेट नहीं करेगा, ये हम सीरियल चलाएगा जितने तक भी जाए, ठीक है ना। दूसरा देखें, टू डू ऐड करते हैं हम। दूसरा टू डू आया, इसमें आ जाएगा 1 क्यों आया भाई, 2 आना चाहिए था, ऐसा ही इंक्रीमेंट 1 और वहाँ पे भी 1। नया कलेक्शन नहीं, उसका मसला नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं, हो सकता है कुछ इसने अपडेट कर दिया हो। फाइल स्टोर इंक्रीमेंट मेथड, ठीक है ना। ये आ गया भाई इंक्रीमेंट वैल्यू। अच्छा, न्यू वाले पे शायद ये नहीं है, ये बोला आप सेम डॉग के अंदर करोगे तो मैं करूँगा इंक्रीमेंट, ठीक है भाई। यू कैन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट न्यूमेरिक field value as shown in the following example, and an increment operation increase or decrease the current value of field by given amount, ठीक है। तो सेम डॉग को करेगा, न्यू डॉग को नहीं करेगा। मतलब आप क्या करेंगे, अलग से एक कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कलेक्शन होगी आपकी सीरियल की, और इसकी जो भी आप आईडी रख देंगे, ठीक है, 1 2 3 या जो भी आपने नंबर रख दें या कुछ भी रख दें, ठीक है ना। और इसमें आप रख देंगे काउंट,
अब आप क्या करेंगे, सेम रेफरेंस के ऊपर इसको इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे और फिर इसकी जो वैल्यू होगी ना वो हर जगह यूज कर लेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, वैसे ना शायद ये पहले दूसरे डॉग को भी कर देता था लेकिन अब शायद नहीं कर रहा ना। सेट है तो इंक्रीमेंट का मेथड भाई इसलिए कि भाई आप नए डॉक्यूमेंट पे नहीं बल्कि पुराना डॉक्यूमेंट जो होगा उसी को आप जब आप अपडेट करेंगे और इंक्रीमेंट लिखेंगे तो वो इंक्रीमेंट करेगा। सेट है। अच्छा तो अब ये हो गया डेटा ऐड। एक दो और कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़े ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, सारे टू डूज आ गए। अच्छा अभी तक हमने डॉम पे इनको शो नहीं किया है, अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से फेच करके डॉम पे शो करेंगे। ठीक है ना, ऐड डेटा के नीचे हमारे पास रीड डेटा है, रीड डेटा में हम आ गए, एक है गेट डेटा और गेट रियल टाइम अपडेट्स। ठीक है, तो अब हम जाएंगे गेट रियल टाइम अपडेट्स पे। ठीक है ना, अच्छा अब रियल टाइम के लिए इन्होंने एक मेथड दिया हुआ है ऑन स्नैपशॉट। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना इस पे देखिए डॉग जा रहा है, इसका मतलब है किसी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को वॉच करना है, मतलब पूरी कलेक्शन को नहीं बल्कि एक किसी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को। लेकिन हमें डॉक्यूमेंट को नहीं करना, हमें टू डूज की पूरी कलेक्शन को करना है वॉच, कि भाई टू डूज के अंदर कुछ ऐड हुआ तो हमें अपडेट दो या डिलीट हुआ तो हमें अपडेट दो। ठीक है ना, तो नीचे देखेंगे कलेक्शन का भी बताएगा। ठीक है भाई, ये आ गया कलेक्शन का। अच्छा अभी क्यूरी वगैरह इसमें से हम हटाते हैं, सिंपल ही आ गया भाई। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए ऑन स्नैपशॉट का मेथड, पहले ऑन स्नैपशॉट। ठीक है ना, और कलेक्शन हमारे पास पहले से था। अच्छा ये आपको अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी देता है, जैसे सेट इंटरवल देखा था आपने, तो सेट इंटरवल को रोकने का तरीका हमारे पास क्लियर इंटरवल होता है ना, तो वो क्या करता है, लिसनर को ख़त्म कर देता है। तो इसी तरीके से हमारे पास फायरबेस का जो ये रियल टाइम वाला फंक्शन है ये भी एक लिसनर है, इसको आप चलाएंगे लिसनर लग जाएगा। अच्छा जैसे ये लिसनर लगेगा ना तो ये रिटर्न में आईडी देता है, जैसे सेट इंटरवल में होता है, ये देता है एक मेथड रिटर्न में, और आप क्या करेंगे, इसको कभी भी अनसब्सक्राइब कर देंगे, इस तरह इसको कॉल कर देंगे तो ये रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं करना तो हम इसको छोड़ते हैं और यहाँ पे हम लिसनर लगाते हैं किस पे, टू डूज के ऊपर। ठीक है ना, और इसको जो है ना हम डॉग स्नैप या कुछ भी बोल लें या डेटा बोल लें, ठीक है कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं। और डेटा का आपको पता है कि अच्छा इसमें आपको करना ये होगा कि स्नैपशॉट, ऑन स्नैपशॉट जो है ना आपको स्नैपशॉट देता है और उसमें आपको ना देखिए डॉग चेंजेस, देखिए काफ़ी सारे मेथड्स इसने अपडेट कर दिए पहले से। तो हाँ, क्यूरी स्नैपशॉट और फॉर ईच चलाएंगे क्योंकि उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे। तो पहले स्नैपशॉट और उसके बाद स्नैपशॉट के बाद ये आप फॉर ईच का लूप चलाएंगे। ठीक है ना, स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर ये डॉग डॉट डेटा में आपको सारा डेटा मिलेगा। फॉर ईच के अंदर डॉग डॉट डेटा, जो कि आपको ऊपर पहले वाले फंक्शन में भी ऐसे ही मिलता था, डेटा को कॉल करते हैं ताकि जो है ना डेटा फॉर्मेट होके हमारे पास आ जाए। सेट है, चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या हो रहा है। ऑन स्नैपशॉट इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे भाई, अच्छा ये वाला हमने वहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया बल्कि इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है भाई, तो गेट डेटा कॉल किया तो देखें इसमें हमें क्या मिला, अच्छा फंक्शन मिला।
कॉल नहीं किया इसको हमने, ठीक है, कॉल कर देते हैं तो ये देखिए सारे टू डूज हमें मिल गए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है कि जब आप रियल टाइम यूज़ नहीं करते, गेट डेटा वंस करते हैं तो उसमें आपको डेटा डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन जब आप रियल टाइम गेट करेंगे, ठीक है, और पूरी कलेक्शन को एक साथ गेट करेंगे तो आपको फॉर ईच चलाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईच चलाए बगैर आप नहीं ले सकते, फॉर ईच चलाना पड़ेगा और उसके बाद आपको डॉग डॉट डेटा करके इसका डेटा निकालना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको जो है ना हम रिव्यू भी कर सकते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, कि भाई फॉर ईच क्यों चलाना पड़ रहा है, क्या है, ये सब आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। लेकिन सिंपल हमने इसको यूज़ किया और फॉर ईच का लूप चलाया और डॉग डॉट डेटा करके डेटा निकाल लिया। अच्छा, या तो बगैर रियल टाइम वाला फंक्शन या ये, इसमें आपको डॉग की आईडी भी मिलेगी, दोनों में। डॉग डॉट डेटा जैसे कर रहे हैं ना, तो आप डॉग डॉट आईडी अगर कर दें तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट की आईडी भी मिलती है, ठीक है ना। ये देखें कौन सी आईडी होगी, ये जो ऑटो जनरेट हुई है, ठीक है, ये वाली है, जो आईडी है ना, ये हर डॉक्यूमेंट के साथ आपको मिल रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि आईडी की हमें नीड है डेटा को डिलीट करवाने के लिए, आईडी हमारे पास नहीं होगी, डेटा को डिलीट नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, फॉर ईच चलता है तो हमारे पास सारा डेटा आता है, हम सिंपल क्या करते हैं कि भाई एक बना देते हैं एरे, ठीक है, बाहर, और फॉर ईच के अंदर हम क्या करते हैं, टू डूज डॉट पुश, और हम बोलते हैं कि भाई इसमें आप क्या करो, डॉग डॉट डेटा डालो। ये पता चल गया ना क्या है, क्या किया मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया है। ये क्या करेगा, डॉग डॉट डेटा के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको कॉपी कर लेगा, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ मैं इसको बोलूँगा कि भाई इसमें आप जो है ना डॉग आईडी भी डाल दो, डॉग डॉट आईडी, सेट है। अब अगर हम टू डूज को कंसोल करवाएं, अच्छा यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि एसिंक्रोनस है, जाहिर सी बात है, तो टू डूज को हमें रखना पड़ेगा अंदर कि भाई फॉर ईच चले, टू डू सारे ऐड हो और हमें लास्ट में एक साथ मिल जाए, तो ये मिल गया, ठीक है। तो देखिए हर टू डू के अंदर डॉग आईडी भी आ गई, ठीक है ना। अब इसको डॉम पे लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या, अच्छा एरे में पुश करना ज़रूरी नहीं है इसके लिए, वैसे हम डायरेक्टली फॉर ईच के अंदर भी इसको डायरेक्टली डॉम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एरे वगैरह में पुश करवाते हैं। तो अभी हम अगर एरे में पुश ना भी करवाएं तो खैर है, क्या हम बोले भाई हमारे पास डेटा तो है, हम इसको एक काम करें कि भाई डायरेक्टली डॉम पे डाल दें। तो सबसे पहले भाई एक काम करो, डे स्ट्रक्चरिंग यूज़ करो और यहाँ से आप डेटा को गेट करो, ठीक है ना। इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है टू डू, सेट है। उसके बाद आप क्या करो, ऊपर आपने लिस्ट ली थी, लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल कर दो प्लस इक्वल टू li, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या बोल दो, टू डू, सेट है, हो जाएगा। ये सारे टू डू हमारे पास आ गए, क्लियर है। अच्छा अब होगा ये, देखें ऐड करते वक्त मैंने डॉम पे कुछ किया तो नहीं था, मैंने सिर्फ क्या किया था, ऐड करते वक्त फायरबेस में डेटा भेजा था, ठीक है। अब देखिए मैं नया टू डू ऐड करता हूँ, क्या हुआ आपके हिसाब से, कि भाई हुआ ये कि ये जो लिसनर था ना, डेटा ऐड होने पर फौरन चला, जिसकी वजह से वो सारे अपडेटेड लिस्ट जो है वो दोबारा गेट करके लेके आया फायरबेस से। तो हमें क्या करना है, ऐड करने से पहले लिस्ट को कर देना है खाली, ठीक है ना। अब जो डेटा ऐड होगा वही आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ भाई SMIT,
ऐड किया, SMIT आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए फायरबेस में बाद में जा रहा है, डॉम पे पहले शो हो रहा है। इसका क्या रीजन है कि भाई फायरबेस को पता है कि भाई डेटा यहीं से ही ऐड हुआ है, इसी ब्राउजर से ऐड हुआ है। फायरबेस के जो लिसनर हैं और फायरबेस जितना भी अपना डीबी मैनेज करता है ना, वो हमारे लोकल स्टोरेज के साथ, लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज नहीं बल्कि इंडेक्स डीबी जो होता है उसके थ्रू मैनेज करता है। तो इसको पता है कि भाई डेटा यहीं से ऐड हुआ है, तो डायरेक्टली शो कर दिया और फायरबेस में बाद में ऐड किया, ठीक है। तो ये रियल टाइम वाली चीज़ है इसकी ना। अच्छा अब हम चेक करने के लिए अगर एक न्यू टैब खोलें, ठीक है ना, और हम क्या करें, यहाँ पे भी चलाएं अपनी एप्लीकेशन को, सेट है। तो भाई दोनों जगह आ रहे हैं। अब मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे आता ही नहीं आता, ठीक है। तो मैंने लिखा सैलानी, देखिए यहाँ पे तो फौरन आ गया, वहाँ पे तब आया कि जब फायरबेस में ऐड हो गया। रीलोड हमने दोनों जगह से कहीं पर भी नहीं किया, ठीक है ना, रियल टाइम चला है। तो यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फौरन हुआ, यहाँ पे जब फायरबेस में ऐड हुआ तो खुद हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे फौरन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको पता है सेम ब्राउजर पे हम, ठीक है। तो यहीं से फायरबेस को रिक्वेस्ट जा रही है डेटा ऐड होने की, तो फौरन से डॉम पे इसको दिखा रहा है, फौरन से ये वाला लिस्टनर चला रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये ऑन स्नैपशॉट वाला जो लिस्टनर है ये चलता है बार बार कि जब भी डेटा ऐड होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है, किसी भी कंडीशन में ये चलेगा, ठीक है ना। मतलब ये कंटिन्यूसली वॉच करे जा रहा है आपकी कलेक्शन को, कौन से कलेक्शन को, टूडूज की, कि भाई जब भी कोई डेटा ऐड हो रहा है तो आप क्या करो, ये फंक्शन चलाओ और डेटाबेस से सारी लिस्ट दोबारा से उठा के लाओ। अच्छा अब हमें जो है ना इसकी स्टेट पता चल सकती है कि भाई हुआ क्या है, क्या चेंज हुआ है, डेटा ऐड हुआ है या फिर रिमूव हुआ है या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्टेट हम मालूम कर सकते हैं। तो चेंज इसमें हमें मिलता है, अच्छा इसके लिए थोड़ा सा अलग इन्होंने काम किया हुआ है, स्नैपशॉट डॉट डॉक चेंजेस। अच्छा पहले हम जो है ना काम करते हैं, स्नैपशॉट को करवाते हैं कंसोल, ताकि पता चले इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है। क्यूरी स्नैपशॉट है, इसमें मेटाडेटा, क्यूरी, फाइल स्टोर, स्नैपशॉट और डॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है ना लूप वगैरह चला रहे हैं तो खुद हमें ला के दे रहा है, और साइज मिल रहा है, ये भी काम की चीज़ है। स्नैपशॉट डॉट साइज लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कितने पड़े हैं वहाँ पे, टोटल काउंट भी चाहिए होते हैं ना हमें कभी कभार, ठीक है ना। और इसमें मेथड भी है, डॉक चेंजेस हैं, डॉग से काफ़ी सारे मेथड भी, फॉर ईच देखें, फॉर ईच इसने खुद अपना बना के दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर ईच चला रहे होते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डॉग चेंजेस का इसने मेथड हमें दिया हुआ है, तो कॉल करते हैं कि क्या दे रहा है ये हमें, स्नैपशॉट डॉट डॉग चेंजेस। तो अब इसने सबकी चेंजेस लाके बता दी कि भाई क्या हुआ था, एडिट 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 एडिट, क्योंकि सारे एडिट हुए, ठीक है ना। देखो अच्छा ये देखने के लिए भी हमें इनके ऊपर लूप वो चलाना पड़ेगा, क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलाते हैं कि भाई अगर एक एक करके देखना है तो फॉर ईच, ठीक है ना, और चेंज के अंदर हमें पता चल रहा होगा कि भाई क्या हुआ है, ठीक है ना। तो सारा एडिट एडिट आया कि भाई इस जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे एडिट हुए,
अच्छा, इसी में आप जो है ना डेटा भी ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि डॉग भी मिलता है। आप यह नीचे वाले मेथड को ख़त्म कर सकते हैं और सिर्फ ऊपर वाला यूज़ कर सकते हैं। तो चेंज डॉट डॉग के अंदर आपको डॉग मिल रहा है, डॉट डेटा से आप डेटा निकाल लेंगे, सारा डेटा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। सेट है। तो आप नीचे वाला ख़त्म कर सकते हैं, ऊपर वाला चला सकते हैं। कि भाई आप क्या करें, इसको यहाँ से हटाएं, इसको ले जाएं ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हम ये कर लें, ठीक है ना। और इसको डॉग डॉट डेटा की जगह चेंज डॉट डॉग डॉट डेटा कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे भी शो होगा आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। और चेंज आपको देखना हो तो चेंज डॉट टाइप में आपको मिल जाएगा कि भाई क्या हुआ है, ठीक है। तो चेंज डॉट टाइप को हम ना यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं। तो 8 हमारे पास डॉक्यूमेंट थे और 8 के 8 ऐड हुए। अच्छा, अब हमें डिलीट वाला काम करना है, ठीक है ना। क्या करें डिलीट के लिए, जल्दी से एक बटन बना लें, ठीक है। बटन आ जाएगा सबके साथ। अब आगे क्या करना है, बटन को आईडी देनी पड़ेगी, फिर लिस्टनर कैसे लगाएंगे सब पे, ऑन क्लिक लगा दें तो विंडो में मिलेगा नहीं। तो क्या करें, ऑन क्लिक लगा दिया, चलो सही भाई। ऑन क्लिक पे मैंने कहा कि भाई डिलीट टू डू का फंक्शन कॉल कर दो। डिलीट टू डू का फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, सेट है। कंसोल डॉट लॉग में वहाँ से मुझे आईडी भेजनी है और यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वो बोलेगा भाई डिलीट टू डू इज़ नॉट डिफाइंड, कि उसको फंक्शन नहीं मिल रहा। तो क्या हल था इसका कि भाई इसको विंडो डॉट डिलीट टू डू करके इसको ग्लोबली सेट करवा दो, ताकि ये ग्लोबली आपके पास अवेलेबल हो, सही है ना। तो अनडिफाइंड अब क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने आईडी वगैरह कुछ भी पास नहीं किए। तो आईडी यहां से कैसे पास करेंगे, डॉग डॉट आईडी में आपको आईडी मिल रही थी, याद है। तो चेंज डॉट डॉग डॉट आईडी, चेंज डॉट डॉग डॉट आईडी। अच्छा, एक चीज आपने और करनी है इसमें, क्योंकि आपको ये वैल्यू स्ट्रिंग में नहीं मिलेगी, पहले देख लेते हैं, चले, ठीक है। इनवैलिड उसने बोल दिया ना, तो आप क्या करेंगे, इस आईडी से पहले इनवर्टेड कॉमा देंगे, ताकि ये जो भी आईडी है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, फिर आपको मिले, ठीक है भाई। ये देखें, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी मिल रही है। सेट है भाई, समझ में आई ये वाली चीज़। फंक्शन कॉल हो रहा है, इनवर्टेड कॉमा क्यों दिया, स्ट्रिंग के लिए ना, ठीक है। क्योंकि देखिए डायरेक्टली तो नहीं दे सकते ना वैल्यू, डायरेक्टली में ये बात हो गई। देखें HTML में जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक दूंगा तो पहले इन्वर्टेड कॉमा तो देना है लाजमी, ये तो पता है आपको। अब यहाँ पे समझे अगर मैं कोई फंक्शन कॉल करता और डायरेक्टली कुछ लिखता तो इसको ये समझता जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, वो बोलता नॉट डिफाइंड, ऐसा ही है। तो इसको देना पड़ेगा मुझे स्ट्रिंग के अंदर, बात समझ में आई। तो भाई इस वजह से मैंने यहाँ पे अंडू कैसे होता है, मैं बार बार इसमें भूल जाता हूँ यार, क्या था, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिए, तो इस वजह से हमें उसको उसकी आईडी मिल गई। अच्छा, अब डिलीट करना बड़ा आसान है। फायरबेस का मेथड है डिलीट डॉग, ऐसा ही है। डिलीट डॉग आपसे क्या लेगा, डिलीट डॉग आपसे लेगा डॉग का रेफरेंस, सबसे पहले डीबी, फिर आपकी कलेक्शन, फिर आपकी आईडी, और ये कर देगा टू डू डिलीट। सेट है भाई।
तो चेक करते हैं। अच्छा आप देखें, जैसे ही मैं डिलीट करूंगा, डिलीट डॉग क्या बोला, नहीं है। डिलीट डॉग के अलावा क्या है, कहाँ पे था, क्या हो रहा है? नहीं, वो बोला डिलीट डॉग नहीं है। डिलीट डॉग के अलावा क्या नाम है इसका, एक मिनट देख लेते हैं। ऐड एंड मैनेज डेटा में होगा डिलीट डेटा, डिलीट डॉग, यही तो है। स्पेलिंग गलत है क्या हमारी? डिलीट, और अच्छा यहाँ पे हमने, अच्छा इंपोर्ट गलत जगह से करवा लिया ना, मसला ये था। इंपोर्ट करवाना था हमें फाइल स्टोर से, हमने ऊपर ऑथ से करवा लिया। सेट है भाई। अच्छा अब देखें, जैसे ही मैं डिलीट करूंगा ना, तो ये जो हमारा वो गेट वाला लिस्नर था रियल टाइम, उसको भी चलाएगा। देखिए मैं हेलो डिलीट कर रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं किया, ऐसे ही। हाँ इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है भाई। हेलो को डिलीट कर रहे हैं, चेंज रिमूव्ड। अच्छा अब सीन ये हुआ है, क्या सीन हुआ है चले बताएं। लिसनर जो है ना, लिसनर ने इस बार सिर्फ वो वाली वैल्यू लाके दी कि जो डिलीट हुई है, बस, ठीक है ना। और बाकी सारी चीज़ें हमें लाके नहीं दी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमने ना ये वाला मेथड यूज़ कर लिया डॉग चेंजेस वाला। इसमें ना ये वही लेके आएगा जो जिसमें चेंजेस आई हैं, बाकी सारे लेके नहीं आएगा। तो चेंजेस आई थी सिर्फ एक में, हेलो में क्या चेंजेस आई थी, रिमूव हुआ था, तो ये एक लेके आ गया। तो भाई ये वाला मेथड रिकमेंडेड नहीं है। तो हम वापसी आते हैं किस पे, फॉर ईच पर, ठीक है ना। और इस सारे को उठाकर हम नीचे लाते हैं, ऐसा ही था। चेंजेस देखने के लिए हाँ आप लगा सकते हैं कि भाई ये आप लगा दें। सेट है भाई। अच्छा अब मैं सैलानी डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ सैलानी डिलीट हुआ, और यहाँ पे चेंज के अंदर क्या आया कि भाई एक डॉक्यूमेंट रिमूव हुआ है और डिलीट हो गया। यहाँ से उसने फौरन किया, आपने देखा यहाँ से फौरन किया। यहाँ से क्यों फौरन किया, कि सेम ब्राउज़र से डिलीट की रिक्वेस्ट गई है, तो इस ब्राउज़र से तो फौरन हटाएगा वो। डेटाबेस भले बाद में अपडेट हो रहा है, यहाँ से फौरन हटाएगा। ये फायरबेस को पता है हाँ भाई सेम ब्राउज़र से डिलीट की रिक्वेस्ट गई है। हाँ दूसरी जगह टाइम लेगा, दूसरी जगह अगर हम देखें ना, देखें SMIT यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से फ़ौरन गया, यहाँ से थोड़ा बाद में गया। यहाँ से देखें हेलो डिलीट किया, ठीक है ना, सब डिलीट कर दिया। ये रियल टाइम हो रहा है। फिर भी डेटा हमारा ये संभाल के रखेगा, जैसे इंटरनेट चलेगा फायरबेस में फिर ऐड कर देगा। हाँ फायरबेस की ये क्वालिटी। अच्छा एक और फीचर बड़ा इसका फाइल स्टोर का, ये ऑफलाइन भी है, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, खुद से नहीं होता, ऑफलाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। या पता नहीं, शायद ऑटोमेटिक कर दिया हो, देखते हैं कि हम क्या करते हैं। इसको करते हैं नेटवर्क को ऑफलाइन, ठीक है ना। और अब ऐड करते हैं टू डू, देखिए ऐड तो कर दिया, ठीक है, दूसरा भी ऐड हो गया, चेंजेस भी दिखा रहा है, लिसनर वगैरह सब चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब ये दो डॉक्यूमेंट में देखता हूँ वहाँ पे आए या नहीं आए, ठीक है ना। तो ये कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, खाली है ना। यहाँ पे ऐड कर दिया इसने, इंटरनेट हमारा बंद है, इंटरनेट खोलते हैं। क्या करा, मतलब अब ऑफलाइन मोड आपको खोलना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली आपका इनेबल है ऑफलाइन मोड।
कि भाई ऑफलाइन भी चलता है ये, डिलीट हो ऐड हो कुछ भी हो सब कुछ चलेगा ऑफलाइन में। जैसी नेटवर्क मिलेगा इसको सारी चीज़ें फायरबेस में जाके खुद सेट कर देगा। सर अभी हमने काम वगैरह करके डॉक्यूमेंट ऐड करके हमने बंद कर दिया, इंटरनेट नहीं है, नेक्स्ट टाइम खोलेंगे फिर उसको कनेक्शन नहीं हाँ कर सकेंगे। कभी भी खोलो, ठीक है। आज आप चीज़ें ऐड करो, 10 साल बाद लैपटॉप खोलो इंटरनेट मिलेगा ये डाल देगा डेटाबेस में, लेकिन नेट मिलना ज़रूरी है, नेट मिले बगैर तो मिलता है। जैसे वन ड्राइव का है, ऑफलाइन हम जैसे काम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर जब इंटरनेट मिलता है ऐसा ही है, ऐसा ही हाँ, ऐसा ही हाँ। फायरबेस का देखें ये भी फीचर जो है ना बिल्ट इन फीचर है, अगर आप अपना बैकएंड बनाएं डेटाबेस बनाएं तो उसमें ये फीचर डालना भी बड़ा मुश्किल काम है, सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी आपको, ये फायरबेस खुद दे रहा है आपको, ठीक है। और इससे ना हमने भी बड़ा फ़ायदा उठाया है, काफ़ी ऐप्स बनाई हैं ऑनलाइन बन जाती हैं और ऑफलाइन हो जाती हैं ऐप्स, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये इसकी फायर स्टोर की, और रियल टाइम डेटाबेस में नहीं है ये, सिर्फ फायर स्टोर के अंदर है ऑफलाइन वाली चीज़, और मोबाइल ऐप और वेब सब जगह सपोर्टेड है, और कोई भी ऑपरेशन हो भाई, डिलीट हो ऐड हो या एडिट हो सब चलता है। अच्छा देखें मैंने जैसे डिलीट करा है तो अपडेट भी होगा वैसे ही, ठीक है। टू डू ऐप में जावास्क्रिप्ट में तो आपने अपडेट किया है ना कैसे होता है, तो डॉम को समझा आपने कुछ नहीं करना, डॉम से फायरबेस खुद हैंडल कर रहा है, अपडेट भी आप करेंगे ना तो डॉम पे खुद कर देगा, क्योंकि वो ये जो लिस्ट है ना ये बार बार फैच कर रहा है, बार बार फैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा वैसे आप इसको हटाकर ये भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाला, लेकिन उसमें थोड़ा आपको डॉम खुद मैनेज करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि इसमें जो है ना आपको क्या मिलेगा सिर्फ डिलीटेड आइटम, तो आप क्या करेंगे डिलीटेड आइटम की आईडी उठाकर डॉम से उसको खुद हटाएंगे, इस वाले के लिए ना, समझ में आ रही है। इसमें जो है ये बस सिंपल ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये जब जब कुछ डॉक्यूमेंट ऐड हो रहा है डिलीट हो रहा है ये चल रहा है, और सारी लिस्ट पुराने वाली लिस्ट को हटाकर नई वाली लिस्ट दे रहा है, ये हमेशा अपडेटेड लिस्ट दे रहा है आपको, ये वाला नीचे वाली चीज़ ना, कि भाई फायरबेस में 4 थे 1 डिलीट हो गया, अब ये 3 की अपडेटेड लिस्ट देगा, फायरबेस में 4 थे 5वां आया तो ये आपको 5 की अपडेटेड लिस्ट देगा। तो आप क्या कर रहे हैं पुरानी वाली लिस्ट डॉम से हटाकर नई वाली लिस्ट उसमें ऐड कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई अपडेट मेथड शायद मैंने आपको दिखाया था, ऐसा ही है। अपडेट यहाँ पे कहाँ पे ऐड डेटा में ही था ना, अपडेट करने के 2 तरीके हैं, याद है कौन कौन सा, एक तो ये बेस्ट है अपडेट डॉक वाला, अपडेट डॉक इजी है ना भाई, कर लोगे, वही सेम देखें जिस तरह डिलीट डॉक किया ये अपडेट डॉक है, डॉक का रेफरेंस दिया और फिर जो है अपडेट डॉक में डॉक का रेफरेंस और दूसरा ऑब्जेक्ट वो जो अपडेट करवाना है, इसमें वही प्रॉपर्टी रखें जो अपडेट करवानी है, दूसरी प्रॉपर्टी को अपनी जगह पे रखेगा, नई प्रॉपर्टी अगर देंगे तो ऐड कर देगा और अगर पहले से होगी तो रिप्लेस कर देगा, बात समझ में आई। तो अपडेट डॉक का एक और तरीका भी था सेट डॉक का थर्ड आर्गुमेंट देके वहाँ पे मर्ज ट्रू कर देते हैं आप, जिससे वो अपडेट, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, इससे करना है हमें, ठीक है ना भाई। अच्छा सर्वर टाइम स्टैम्प ट्राई कर लेते हैं, देखें ये अच्छी चीज़ है काम की ना, जल्दी से कर लेते हैं सर्वर टाइम स्टैम्प, क्योंकि इसमें थोड़ी समझने वाली चीज़ ये फायरबेस की टाइम स्टैम्प होती है, इसको फिर डेट में हमें कन्वर्ट करना होता है गेट करते वक्त। अब मैं चाहता हूँ जब भी फायरबेस में टू डू जाए तो उसके साथ टाइम स्टैम्प भी जाए, और अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि भाई डेटा ना हमारे पास सॉर्ट होके नहीं आ रहा, ऐसा ही है, देखिए मैंने ए एस डी बाद में ऐड किया है, 4343 बाद में, अच्छा मैं ऐड कर रहा हूँ अभी अहमद, ऊपर आ गया अहमद, फिर मैंने ऐड किया गौस, ये क्या हुआ, ठीक है, फिर मैंने ऐड किया गौस, फिर मैंने ऐड किया ये, अब मैं रीलोड करता हूँ,
अच्छा अभी ये कर रहा है ऑटो सॉर्ट ना, पहले ये ऑटो सॉर्ट नहीं करता था, अब ये खुद कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फिर भी अपनी सॉर्टिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? टाइम स्टैम्प मैंने दे दिया। अच्छा पहले डिलीट करते हैं सारे, नया ऐड करते हैं। तो इसमें देखें टाइम स्टैम्प गया होगा, ठीक है, ये देखें टाइम स्टैम्प के अंदर अगस्त 1 2024 ये सारा इसमें चला गया। ठीक है, अब लेकिन जब आप यहाँ पे तो आपको अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है ना वो टाइम स्टैम्प है। जब आप इसको गेट करेंगे ना तो आपको ये एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे? ठीक है भाई, तो देखें ये आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट है नैनो सेकेंड और सेकेंड। लेकिन ना इसी के अंदर आपको मेथड्स भी मिलते हैं काफ़ी सारे ना, टू स्ट्रिंग, टू डेट। तो आप कॉल करेंगे टू डेट वाला, ये क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट को डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प डॉट टू डेट। अच्छा ये जहां से मैं मेथड को देख रहा हूं ये क्या चीज़ है? मेथड को मैंने कैसे देखा? प्रोटोटाइप जो खोल के देखा, ये क्या था याद है? भूल गए क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। क्या फ़ायदा होता है इससे? हाँ, कॉपी बन जाती है, शेयर्ड हो जाते हैं सब। चलो ठीक है भाई, तो टू डेट करा तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, मुझे ये न्यू डेट वाला फॉर्मेट मिल गया। न्यू डेट वाला फॉर्मेट होता है ना हमारा, वो मिल गया। अब इसको आप भले न्यू डेट में डालें, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने डाला न्यू डेट के अंदर इस तरह। अब न्यू डेट से तो आपको सब आता है कि टाइम निकालना है, क्या निकालना है, कुछ भी निकालना है, सब निकालना। ठीक है ना, तो ये इसका टाइम स्टैम्प होता है, अच्छा होता है। अच्छा सर्वर टाइम स्टैम्प का फ़ायदा क्या है बताएं, मैंने बताया था लास्ट टाइम। सर्वर का टाइम सेव करेगा, वरना न्यू डेट जो है ये किसका उठाता है? ठीक है, अभी ये सिस्टम का नहीं उठा रहा, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने स्पेसिफाई कर दिया ना इसको कि भाई ये वाला। अगर डायरेक्टली हम इसको कॉल करते हैं तो ये सिस्टम का उठाता है। सेट है। अच्छा क्यूरी देख लेते हैं जल्दी से। क्यूरी क्यूरी के लिए दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक चीज़ होती है बल्कि सिर्फ एक मेथड होता है क्यूरी। दो चीज़ें होती हैं, हाँ, एक क्यू होता है और एक वेयर होता है। ठीक है ना, एक क्यूरी होती है और एक वेयर होता है बस। ठीक है ना भाई, दोनों को हमने किया यहाँ से एक्सपोर्ट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने डेटा मंगवाया ना सारा, ये जो टू डूज मैंने मंगवाए, इस पर मैं एक क्यूरी लगाऊंगा। क्यूरी क्या लगाऊंगा मैं? कहूँगा डेटा ना सॉर्ट हो गया है टाइम से, मतलब मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर रहा हूँ ना, जो डेटा लास्ट में ऐड हुआ है वो लास्ट में है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्यूरी कैसे बनेगी। पहले आप एक वेरिएबल बनाएं, उसमें पहले क्यूरी बनाएं। क्यूरी इंपोर्ट कर दिया इसने, हाँ खुद कर दिया इसने, बोला इस बार मैं खुद कर देता हूँ, तुम बार बार भूल रहा हो। ठीक है ना, तो वेयर हमने कर दिया, चलो एक इसने कर दिया एक हमने, हिसाब बराबर। तो क्यूरी के अंदर आप लगाते हैं वेयर। वेयर जो है ना मेन है ये। वेयर की फिर काफ़ी सारी क्यूरीज होती हैं। सबसे पहली क्यूरी होती है इसके अंदर मैच की। मैच की क्यूरी पता है ना, मैच की कंडीशन पता है जावास्क्रिप्ट में? इक्वल टू डबल इक्वल टू लगाते हैं ना मैच के लिए, तो सबसे पहली इसमें होती है मैच की। ठीक है, फिर इसके अलावा मैच के अलावा इसमें क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अभी हम समझने के लिए, हमारे पास कितने टू डू हैं? एक ही है ना, एक आध और ऐड करते हैं। ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी को ना चेंज कर रहा हूँ मैं।
1 की जगह 10 कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब मैं बोलता हूँ जिसकी आईडी 10 है ना, सिर्फ वो वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, फिर आएगी क्यूरी, ठीक है। डबल होता है, सिंगल होता है, एक मिनट देख लेते हैं। क्यूरी की लिस्ट भी आ जाए ना, ये कहाँ थी क्यूरी की लिस्ट, यहाँ थी। हाँ, परफॉर्म सिंपल एंड कंपाउंड क्यूरीज के अंदर आपको क्यूरीज सारी पता चल जाएंगी कौन कौन सी हमारे पास होती हैं इसमें। ये रहे भाई सारी। इक्वल टू के लिए कौन सी लगती है, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू दिया और आगे मैंने वैल्यू दे दी 10। ये हमारी क्यूरी बन गई। अब कलेक्शन को ना क्यूरी के अंदर रैप करके भेजना है। कैसे, क्यूरी को इस तरह कलेक्शन को क्यूरी के अंदर डाल दिया और ऑन स्नैपशॉट को हमने दे दी क्यूरी। देखते हैं क्या होता है। क्यू इज नॉट डिफाइंड, ऊपर दिया तो है भाई। अच्छा फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही तो है भाई, क्वेरी फंक्शन है। और क्यू जो है ना, अच्छा डायरेक्ट गेट डॉक्स करते हैं, लेकिन रियल टाइम के साथ करना हो तो क्या करेंगे। ये रियल टाइम नहीं है ना, लेकिन स्नैपशॉट में भी क्यू डाल दो तो चल जाएगा। कलेक्शन हटा दो, कलेक्शन ऊपर डाल दो। अच्छा कलेक्शन आएगा ऊपर, वेयर से पहले। वेयर से पहले कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन क्यूरी का पार्ट है और नीचे सिर्फ क्यूरी पास होगी, ठीक है भाई। क्यूरी के अंदर कलेक्शन आ जाएगा और दूसरे नंबर पे वेयर। अच्छा वेयर आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं, एक वेयर लगा दिया, फिर आगे कॉमा डाल के दूसरा वेयर लगा दिया, कॉमा डाल के तीसरा वेयर, जो जो जितना आपको लगाने लगा दो। तो अभी हमने लगाया सिर्फ एक, इसको पास किया, तो अभी हमारे पास कितना है, सिर्फ एक। अच्छा इसकी वैल्यू भी चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए, हाँ भाई यही वाला आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना भाई, 10 वाला आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर की क्यूरी लगाई थी 10। ठीक है, अब जितनी क्यूरी लगानी लगा सकते हैं। क्यूरी हमारे पास कौन कौन सी हैं, लेस देन है, आपको पता होगा, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट क्योंकि पढ़ी हुई हमने, तो इस वजह से हमें पता है क्या है लेस देन। लेस देन और इक्वल टू भी पता है, इक्वल टू पता है, ग्रेटर देन पता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू पता है, नॉट इक्वल टू पता है। अच्छा अब एरे कंटेंट्स क्या है कि भाई हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस के अंदर एक एरे होगी, एरे कंटेंट्स की क्यूरी देंगे और एक वैल्यू देंगे। अब जो डेटाबेस की डॉक्यूमेंट में जो एरे पड़ी हुई होगी ना, उसमें 3 4 5 सिटीज़ हैं। जैसे जैसे डेटाबेस में पड़ी हुई हैं हमारे पास सिटीज़, ठीक है ना। और इसकी क्या है, एक एरे, इसमें कराची है और कराची के बाद लाहौर है, ठीक है। तो इस तरह ये पड़ा हुआ है सब। अब मैं एरे कंटेंट्स के वक्त ना यहाँ पे दूंगा KHI, तो ये क्या करेगा, देखेगा सारे डॉक्यूमेंट में जाके सिटीज़ में जिसमें KHI पड़ा हुआ है, सिर्फ वो वाले डॉक्यूमेंट उठा के लाओ। ये था एरे कंटेंट्स, क्लियर है। एरे कंटेंट्स एनी, सेम चीज़ है, लेकिन हम क्यूरी के वक्त भी एरे पास करेंगे और वहां पे भी एरे पड़ी हुई होगी, दोनों जगह एरे। मतलब मैंने यहाँ पे USA और जापान पास किया और वहां पे इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन USA या जापान में से कोई एक चीज़ थी तो फिर भी डेटा ले आएगा, ठीक है ना। अच्छा इन क्यूरी की ना लिमिट होती है, लेकिन लिमिट क्या होती है, पहले 10 थी, देखें अब फाइबर्स ने बढ़ा दी, 30 कर दी, कि भाई आपकी जो एरे का साइज है ना, ये जो डेटाबेस में पड़ी हुई है 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पास कर रहे हैं आप, ये भी, इसकी भी 30 की लिमिट है, इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा होगी तो ये नहीं चलता, ठीक है। तो काफ़ी हद तक फायरस्टोन ने क्यूरी दी हुई है, वही वाली बात कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा क्यूरी तो नहीं दी हुई, लेकिन बेसिक दी हुई है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। अच्छा इन क्या करता है, फायरस्टोर के अंदर सिंगल वैल्यू है, वहाँ पे सिंगल वैल्यू है, और यहाँ पे हम एरे पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कंट्री पड़ी हुई थी पाकिस्तान डेटाबेस में, और हमने यहाँ पे एरे पास की USA जापान, तो अब ये USA जापान को मैच करेगा पाकिस्तान से,
समझ में आया? यहां से मेरे पास कर रहा हूं, वहां पे सिंगल वैल्यू, और क्या है, नॉट इन। सेम चीज कि भाई कंट्री जो पड़ी हुई है ना, इन दोनों, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई है तो ले आओ, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी जो है ना फाइल स्टोर की क्यूरीज है। अच्छा, अगर आप मल्टीपल क्यूरीज देंगे ना तो अच्छा इसमें, अच्छा ये भी है, और एंड भी है ना, एंड भी है और भी है, और ये भी आपको पता है और क्या होता है, एंड क्या होता है, पता है ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्योंकि हमें आती है। तो और भी लगा है और एंड भी, मतलब और का मेथड बना के दो वेयर उसके अंदर रख दिए, तो इसका मतलब है उन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या एंड का मेथड कॉल करके दो वेयर उसके अंदर डाल दिए, तो इसका मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है भाई। तो और इसमें एक लास्ट चीज और बता दें, फिर हम एंड करते हैं। वो चीज क्या है, वो है सॉर्टिंग ना, ऑर्डर बाय, ऑर्डर ये रहा। लिमिट डेटा भी कर सकते हैं, लेकिन वो खैर बाद में। ऑर्डर बाय देख लें, ऑर्डर बाय, अगर आप ऑर्डर बाय पता है ना, ऑर्डर करते हैं किसी डेटा को, तो अब इसने जैसे ऑर्डर बाय नेम दिया हुआ है, नेम ये अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग कर देगा आपके डेटा के ऊपर, ठीक है। या आपने इसको बताना हो असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, ठीक है ना, तो ये कर सकता है। अच्छा, जब आप वेयर और ऑर्डर बाय साथ देंगे या दो तीन वेयर लगाएंगे अलग अलग, तो फायरबेस जो है ना एक और फीचर देता है आपको, उसके बारे में बताता हूँ। पहले ऑर्डर बाय लगाया मैंने, ऑर्डर बाय को मैंने करा इंपोर्ट, और मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा डेटा उठ के आ रहा है ना, ये ऑर्डर बाय हो जाए किससे, टाइम स्टैम्प से, ठीक है ना। ऑर्डर बाय उसी वैल्यू से करना है जो आपके डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू अगर नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट पे असेंडिंग होता है, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट होता है ये। डिसेंडिंग देनी है तो आप डिसेंडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना भाई, चलो पता होगा यार इतना तो, ठीक है भाई। तो टाइम स्टैम्प से हमने इसको ऑर्डर कर दिया। अब ये क्या बोलेगा, ये दे देगा इशू, ये बोलेगा कि भाई क्या इशू है, द क्यूरी रिक्वायर्स एन इंडेक्स, कि आपने जो है ना कॉम्प्लेक्स क्यूरी बना दी, फायरबेस सपोर्ट भी नहीं करता, और बेहतर ये है कि आप उसका इंडेक्स बना दो, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या चीज़ है भाई, ये फाइल स्टोर के अंदर एक ऑप्शन होता है, पहले बनाना देखें यहाँ से आप खुद भी बना सकते हैं क्रिएट इंडेक्स करके, या फिर ये आपको देखें यूआरएल दे रहा है, इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे ना, ये जाके खुद बना देगा। अकाउंट पूछा इसने मेरा, भाई ये वाला अकाउंट है, ये जाएगा उस प्रोजेक्ट के अंदर और इंडेक्स बनाने का ऑप्शन खुद दे देगा। ऐसे देखें, इसने खुद ऑप्शन दे दिया, ये सारे इसने बता दिए कि भाई आप आईडी, टाइम स्टैम्प और नेम की क्यूरी लगा रहे हैं, नेम डिफ़ॉल्ट होती है। तो मैंने इसको सेव किया, ये हमारा इंडेक्स बन रहा है। अभी इसका स्टेटस जो है ना बिल्डिंग है। अच्छा, ये अब इंडेक्स क्या चीज़ है थोड़ा समझते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है इंडेक्स, बहुत बड़ी, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता ये है कि हमारे पास डेटाबेस में बहुत बड़ा डेटा है। फॉर एग्जांपल 1 लाख हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और हमने अपनी एप्लीकेशन में काफ़ी जगहों पे क्यूरीज यूज़ की हुई हैं कि भाई कहीं पे मैंने बोला हुआ है कि भाई कराची वाले बच्चों का डेटा लाओ, जिसकी एज 20 से 25 तक है वो लाओ, जो ग्रेजुएट हैं उनको लेके आओ, कंप्यूटर साइंस वालों को लेके आओ। तो ये सारी क्यूरीज मैंने बनाई हुई हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई क्यूरी लगाते हैं ना, तो वो क्यूरी डेटाबेस में जाती है और 1 लाख बच्चों को फिल्टर आउट करती है। तो अब 1 लाख बच्चों को देखने में लगता है टाइम, ऐसा ही है। अच्छा, अब इंडेक्स से क्या होता है कि वो जो आपने क्यूरी लगाया और उस क्यूरी से बच्चों का रिजल्ट आपको मिलना है 1000। जो आपने क्यूरी लगाई थी ना, उससे रिजल्ट कितना मिलना है 1000। डेटाबेस में बच्चे कितने, 1 लाख। तो अब 1000 के लिए 1 लाख पे सर्चिंग हो रही है।
बुरी बात है ना, ये टाइम लग रहा है, 1 लाख को वॉच कर रहा है जाके वो, और चाहिए कितने थे 1000। इंडेक्स से क्या फ़ायदा होता है कि वो 1000 बच्चे आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है, पहले से बना के रखता है कि भाई पहले से उसने फिल्टर करके रख दिया आपके लिए 1000 बच्चे। अब जब भी आप वो वाली क्यूरी मारेंगे वो 1 लाख को देखेगा ही नहीं, वो क्या करेगा कि भाई जो उसने बच्चे पहले से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं वो ला के दे देगा। अच्छा, ये इसका इंडेक्सिंग का मेन पर्पज़ है, लेकिन फाइल स्टोरेज को अलग तरीके से मैनेज कर रहा होता है, और ये फाइल स्टोरेज को खुद अपडेट भी कर देता है। वरना हम प्रॉपर जो इंडेक्सिंग करते हैं ना अपना डेटाबेस बना के अपना सर्वर, तो उसके लिए इंडेक्स अपडेट भी हमें ही करना पड़ता है। मतलब एक डेटा होता है हमारा इंडेक्स के अंदर और एक डेटा होता है हमारा डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। तो इंडेक्स वाला डेटा कौन सा होता है, जिसपे क्यूरीज वगैरह लगा के प्रिपेयर किया हुआ होता है आपने, कि भाई जब भी कोई ये वाली क्यूरी मारे तो उसको फौरन से डेटा मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखें ये क्यूरी इनेबल हो गई, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया? ये था इंडेक्स। नहीं आया तो खैर है, ठीक है ना, तो नहीं आया तो भी खैर है, आ गया तो भी खैर है। तो इंडेक्स अच्छी चीज़ है वैसे, ठीक है, तो इस वजह से बता दिया। और मतलब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर पता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पढ़ी लिए चीज़ इतनी अच्छी फायरबेस, तो क्या बात है, ये भी अगर समझ जाए तो खैर है, ठीक है ना भाई। तो फायरबेस भाई देखें बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो अब तो मैं तो सोच रहा था इसका डेटा कनेक्ट ही पढ़े हम, वो एसक्यूएल वाला ना, लेकिन एसक्यूएल का भी पूरा समझाना पड़ जाता, तो इस वजह से नहीं, तो रिएक्ट में डाल देंगे ये डेटा कनेक्ट जो इसका भी आया ना, उसमें एआई भी है, सब है बेहतरीन, ठीक है। तो अभी जो हमने करा सारा ये नो एसक्यूएल था, और वो एसक्यूएल भी है, फायरबेस एसक्यूएल भी दे रहा है, एपीआईज भी दे रहा है, उसमें मॉडल भी ऑनलाइन बना लें, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं इसमें। सही है भाई, तो यहाँ तक काफ़ी है, टाइम ले लिया थोड़ा ऊपर, और क्योंकि दूसरी क्लास वाले बच्चे भी नहीं पहुँचे, मुझे लग रहा है बारिश अभी भी चल रही है, या पहुँच गए? नहीं पहुँचे ना, ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़। या बारिश हो रही है तो पढ़ते रहते हैं, इसमें मैंने पूरी वीआर पे वीडियो बनाई है, नहीं हो रही है तो चले, ऐसा ही है। वीआर पे